आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्योल कौन थे? तो फ्योल एक साइंटिस्ट थे जो कि पहले माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है किसमें, एमसीक्यूज में, कि माइनिंग इंजीनियर कौन थे? तो फ्योल आपके माइनिंग इंजीनियर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये याद करना है। साथ में उनका लाइफ टाइम क्या था? 1841 से 1925 तक। क्या? सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ते हैं। 1841 से 1925 तक थे और क्या थे? माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, यही वो थे जिन्होंने फोर मैनेजमेंट के जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तो हमने 5 पढ़े थे। पर जो 4 थे, कौन सा वाला छोड़ के? स्टाफिंग छोड़ के बाकी के चारों किन्होंने इन्वेंट किए हैं? हेनरी फ्योल ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। क्या याद? 3 चीज बताई मैंने याद करने के लिए आपको, टाइम, ये और 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने बनाए हैं? हेनरी फ्योल ने बनाया है। ठीक है, क्या नहीं बनाया है? स्टाफिंग उन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है, अब उनके 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन सा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of employees, central and decentralization, scalar change, equity, order, stability of personnel और लास्ट में इनिशिएटिव और स्पिरिट दी कॉज। ठीक है, ये 14 नाम आपको लाइन वाइज जैसे भी आपको याद करनी है, 14 नाम आपको याद होंगे। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही होंगे। क्यों? जब आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे दोगे? तो पहले आप 14 नाम याद करोगे, उसके बाद ये काम करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है हम लोग का? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या पढ़ाया था मैंने? कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। अब तुमसे कहा जाए कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम तुम संभालो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो तुम किसी एक चीज में स्पेशलाइज हो गए, है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मार्केटिंग भी अच्छे से करनी आती है, प्रोडक्शन भी अच्छे से करने आता है, सेलिंग भी अच्छे से करनी आती है। कोई भी इंसान पूरा परफेक्ट नहीं होता है, सबकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसलिए उसी स्पेशलाइजेशन को देखते देखते हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि डिपार्टमेंट में काम को बांट देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट में काम को बांट दिया गया है। इससे क्या फायदा होता है आकाश? कि बर्डन कम हो जाता है। किसी एक इंसान के ऊपर सारा बर्डन नहीं होता है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है वो काम उसको मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिवीजन ऑफ वर्क के बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। मतलब कि आपको कोई काम दिया गया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो पूरा करना है। और अथॉरिटी का मतलब कि उस काम के साथ में आपको थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई है, थोड़ा सा राइट दिया गया है कि आप इस तरीके से वो काम करोगे। ठीक है, मान लो मैंने कल एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं। मुझे कहा गया कि परसों तक मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। रात में काम कर रहे थे, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, पर मेरे पास क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि मुझे काम परसों तक कंप्लीट करना है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाके गोडाउन से रॉ मटेरियल लेकर आ जाऊं। मतलब मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा, मेरे सीनियर्स आएंगे, हमें रॉ मटेरियल देंगे, तब हम काम करेंगे। तो इससे क्या हो गया? टाइम की वेस्टेज हो गई। जो स्टाफ रात में आया था उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि 1 बजे 2 बजे तुम आप घर चले जाओ, तुम्हारी इतनी सैलरी लगेगी या तुम्हें इतना ही काम होगा। आप उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपके पैसे भी वेस्ट हुए, आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी। किस वजह से? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई पर अथॉरिटी नहीं दी गई।
कई बार अथॉरिटी आपको खुली छूट है, आप किसी को भी कुछ भी बोल के कोई भी काम करवा के आ जा रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास कुछ है नहीं, रोज आते हो, दिन में 4 बार चाय पीते हो, घर चले जाते हो। तो क्या कहा गया है, जैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट को बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और अथॉरिटी नहीं होगी तो काम एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाम ही समझ के आ रहा है ना कि डिसिप्लिन में रहना है। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस है उन्हें आपको फॉलो करने हैं एम्प्लॉयज को। अब ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय को पास ही डिसिप्लिन का अधिकार है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉय अपना डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है, सबको फॉलो करना है। अगर एम्प्लॉय डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वादा किया है तो उसे निभाना है। अगर उसने कहा है कि आप मेरा क्या कर दो, ओवर टाइम में मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दो और मैं आपको फिर सैलरी बढ़ा दूंगा, बोनस दे दूंगा, तो ऐसे नहीं कि काम कंप्लीट हो गया तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। कौन सा वादा किया था, मैंने तो नहीं किया था, मैं तो नहीं दे रहा बोनस तुम्हें। तो ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना है। अगर आपने कहा है कि आप बोनस दोगे तो आपको बोनस देना है एम्प्लॉइज को। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का एक लाइन में आंसर है, वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट, क्या वन एम्प्लॉय। ठीक है, एक इंसान का सिर्फ एक ही बॉस होगा। क्या, एक इंसान का सिर्फ एक ही बॉस होगा। ड्राइंग पे मत जाना, मैं समझा रही हूँ। मैं तो बनाया ही नहीं है ना, बनाया ना नहीं बनाया, वो तो वो है शाकाला का कुंभो पहले वाले का तो नहीं हो क्या देखो, दिखाओ। बहुत सारे एम्प्लॉइज के एक बॉस हो सकता है, मतलब बहुत सारे बॉस का एक एम्प्लॉय हो सकता है, उल्टा बोल दिया, सॉरी। एक बॉस के बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, पर एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होगा। कैसे, अब तुम जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, मैंने कहा कि आकाश पहले मेरा काम करके दो, ठीक है, और उधर से कोई और आके बोल रहे तो उसका काम क्यों करेगा, तुम मेरा काम करके दे, तो ऐसा नहीं। अब तुम क्या करोगे कि मैं इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कहोगे कि मैं उसका काम कर रहा था इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया। मैं आपकी बात मानूंगा। ऐसा तो मतलब मैं बता रही हूँ कि तुम तो बीच में फायदे में रह जाओगे, या फिर तुम आधा इसका काम करोगे आधा उसका काम करोगे, तो दोनों के लिए नुकसान है ना। तो इसलिए क्या करना है, एक सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, ऑर्डर ले सके। ठीक है, इसके बाद इसमें बस इतना ही है। क्यों, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम करने में इफिशियंसी बनी रहेगी और काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ ऑर्डर कोई प्रिंसिपल नहीं है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर नहीं है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ही गोल के पीछे जाना है। डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही गोल के पीछे जाना है, आपका कोई भी इंडिविजुअल गोल नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई इंडिविजुअल गोल है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला लो, और ऑर्गेनाइजेशन जैसा कह रही है, जैसा प्रॉफिट अर्न करना है, उसे जैसा टर्नओवर अर्न करना है, वहां आप पहुंच जाओ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि एक ही गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके पीछे सब काम करें। ठीक है, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय में से आपको किसी को चुनना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को चुनेंगे। आपके लिए एम्प्लॉय कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में नहीं है तो आप उसे जाने दो। मतलब मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको सिर्फ वो काम करना आता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नहीं आता है। अब वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मेरे को लाख रुपए सैलरी दो तभी मैं काम करूंगा, तो
आप क्या करोगे? अब ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात तो है नहीं कि लाख रुपए सैलरी दे दे, तो कहेगा कि भाई तू निकल जा, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तू नहीं मिलेगा, तेरी सैलरी पे 2 लोग बंदे मिल जाएंगे, मैं 2 से काम करवाऊंगा एक की बजाय, पर मैं लाख रुपए सैलरी नहीं दे सकता, क्योंकि बाहर बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, आप जाओ आओ मरो जियो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर आपको एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को प्रायोरिटी देनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को देनी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर सकता जिसमें उसका लॉस है, तो वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को जाने दे, छोड़ दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है ना कि सैलरी देनी है। तो क्या होना चाहिए सैलरी का? क्या पढ़ाई का मैंने क्या? हाँ, जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि तुम मेरे मामा के लड़के हो तो मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगी। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो फिर भी कि तुम रिश्तेदार हो तो तुम्हें ज्यादा सैलरी दे दी और कुछ कर नहीं रहे हो तो, या फिर तुम लड़के हो तो सेम मतलब मान लो सेम तुम डिपार्टमेंट में काम करते हो, एक लड़का एक लड़की, सेम पोजीशन है, सेम काम करते हो, पर ये करके कंप्यूटर चलाना जानते तो हमें दिखाओगी चलाते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है तो इसको ज्यादा सैलरी नहीं देनी है, ये लड़का है तो इसको ज्यादा सैलरी दे दो, ऐसा कुछ नहीं। जितना काम किया है, जिस हिसाब से काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन को उतना उस हिसाब से सैलरी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किस डायग्राम से याद रखना है आपको? कि सारी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में, वो सबको ऑर्डर देगा। ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या कि सारी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में, सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। आपको कुछ भी पूछना है, क्या कोई भी काम करना है तो आप क्या करोगे? टॉप के पास जाओगे, टॉप आपको ऑर्डर देगा, तब आप वो काम करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दी गई है। अब मान लो कि मैं सेल करने जा रही हूँ पर मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं डिस्काउंट दे सकूं, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सेल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो चाहते हैं कि जो प्राइस है उस पर कम से कम थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिले हम लोग, है ना? हाँ, क्या राइट है ना? तो बार्गेनिंग क्या करना कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना? तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि सारी अथॉरिटी किसके हाथ में? टॉप लेवल के हाथ में ना होके कुछ कुछ अथॉरिटी बटी हुई हो। वरना आप क्या करोगे? हर चीज में जाके सीधा टॉप लेवल के पास, सर ये काम कर लो, सर इस तरीके से कर लो, सर वो कर लो, तो आपको बार बार आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और टॉप लेवल वाले का भी कोई ना कोई उसके दरवाजे पे खटखट कर ही रहा है कि आके मैं खाना ये काम कर लो या वो काम कर लो, आपसे परमिशन ही ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और सारी सारे राइट भी डिसेंट्रलाइज नहीं करने हैं। अगर सारे राइट आपने डिसेंट्रलाइज कर दिए तो उसका भी तो मिसयूज हो जाएगा ना, जिसका जो मन करेगा वो काम करेगा। तो इफिशियंसी और इफिशिएंट, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये दोनों भी क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। कुछ राइट एक मतलब टॉप लेवल के हाथ में होने चाहिए और कुछ राइट को वो डिसेंट्रलाइज कर दे। कोई राइट ऐसा होना चाहिए जैसे आप पॉलिसी बनानी है, प्लान बनाना है, तो आप नीचे वालों से तो नहीं बात कर सकते ना, वो राइट आप टॉप के पास छोड़ दो। ठीक है, और कुछ राइट जिसमें आप जैसे डिस्काउंट देना हुआ या डिस्काउंट पे परचेज करना हुआ, कुछ भी काम जो नॉर्मल काम है, तो आप वो राइट अपने सबऑर्डिनेट को दे दो कि आप अपने हिसाब से देख लो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस या कोई हानि आपके काम से नहीं होनी चाहिए, आपके पास वो राइट है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिमाग में घुस रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जाना है। नहीं, अभी पूछोगे क्वेश्चन तब पता चलेगा। चलो नेक्स्ट क्या हम लोगों का? स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है कि कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट टॉप लेवल के पास नहीं पहुंचना चाहिए, वो एक फॉर्मल लाइन फॉलो करे
क्या हाँ क्या बोला मैंने कि ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसको आपको फॉलो करना है। जी डायरेक्ट टॉप लेवल के पास जाके कोई भी परमिशन नहीं ले सकते। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्केलर चेन वायलेट कर रहे हो, नहीं मान रहे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा प्रिंसिपल ये वाले ऑर्गेनाइजेशन अपना रहा है या फिर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। वायलेट मतलब नहीं मानना। ठीक है, तो क्वेश्चन बस यही दोनों आएंगे आपके। तो अगर जी डायरेक्ट टॉप लेवल के पास पहुंच गया, इसका मतलब वो स्केलर चेन को वायलेट कर रहे हैं, वो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं अपना रहे हैं। जी को कोई काम है ए से, तो पहले वो इस बी ई के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, फिर ए के पास जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब इसको क्या क्या टाइम को बचाने के लिए सेम लेवल के लोग सेम लेवल के लोगों से बात कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, गैंग प्लैंक। इससे क्या ये शॉर्टेस्ट रूट है, आपके टाइम को वेस्ट नहीं होने देता है और आपका काम आसानी से हो जाता है। वरना अगर जी को काम है तो पहले इसके 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 फिर यहाँ पे बात पहुंचे, तब तो दिक्कत थी ना। तो एक शॉर्टेस्ट रूट अपना लो, सेम लेवल के लोग से बात कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर सकता है, अगर उसको कुछ काम है तो वो काम करवा सकते हैं उससे। किसके थ्रू, गैंग प्लैंक के थ्रू। क्या है ये, शॉर्टेस्ट रूट। इसका एमसीक्यू कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से। ठीक है, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट ऑर्डर, नाम से क्या समझ में आ रहा है ऑर्डर का, नहीं होना चाहिए। पहली बार किसी ने तैयार कर दिया है। ऑर्डर का मतलब कि सही हर इंसान के और हर सामान की सही जगह है, आप उसको सही टाइम पे वहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के साथ गप्पे मार रहा है और इधर उसको ढूंढा जा रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन हमारे ट्यूशन की तरह इतनी सी तो है नहीं कि बाहर निकले और सर में तो जाए। क्या, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो सामान जहाँ पर है उसको वहीं पर होना चाहिए, जो इंसान जहाँ पर है उसको वहाँ पर होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके काम को एफिशिएंट तरीके से करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इक्विटी। There should no discrimination on the basis of religion, gender, language, belief, nationality, caste, etc. ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेम्यूनरेशन के लिए कि जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से सैलरी देंगे। तो उसी से थोड़ा सा मतलब रिलेटेड क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब सबको बराबर मानना है, किसी के जेंडर की वजह से, किसी के कास्ट की वजह से, किसी के रिलीजन की वजह से आप उनको छोटा या बड़ा नहीं दिखा सकते। ये नहीं कि ये मुस्लिम है या फिर ये सिख है, ईसाई है तो इसको हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे तो कंपनी, हमारा तो बॉस हिंदू है, ऐसा नहीं। अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो आपको उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप सारे एम्प्लॉयज को रखते हैं उस हिसाब से आपको रखना होगा। ठीक है, और देयर विल बी अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। और मैनेजर और वर्कर के बीच में एक साफ सुथरा अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, कई बार देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम लोगों के आसपास कोई कॉर्पोरेट का रहते हैं तो देखा होगा कि उसकी तो लड़ाई चल रही है मैनेजर से, मैनेजर और उसकी नहीं बनती है, मैनेजर हर बार उसका प्रमोशन रोक देता है या फिर कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो मैनेजर और वर्कर का भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि काम अच्छी तरीके से रहे। वरना मैनेजर कोई भी ऑर्डर देगा मैं नहीं मानूंगी इसकी बात, ऐसा थोड़ी होता है। तो बिना डिस्क्रिमिनेशन किए मैनेजर को भी सारे वर्कर्स को इक्वल मानना है। ये नहीं कि मैनेजर ने किसी रिश्तेदार को लगाया है तो सारी अच्छी चीजें, सारा बोनस, सारा क्या कहते हैं प्रमोशन उसी को पकड़ा रहा है और बाकी सब बैठ के मुंह देख रहे हैं जिन्होंने काम किया अच्छा। ऐसा नहीं करना। हाँ, चाचा मामा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल का मतलब क्या है कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जो नहीं माने तुम निकल जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपका लेबर टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने,
सिर्फ रेशियो नहीं बोला था, लेबर टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेबर टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब होता है, किसी लेबर के आने जाने या फिर उसको निकालने का रेशियो कम होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? अब मान लो कि तुम मेरी कंपनी में आई, मेरा एक कंपनी का ये रोल है कि कोई भी नया वर्कर आता है तो हम उसे 2 महीने ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद काम कराते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 महीने ट्रेनिंग कराई, तीसरे महीने ही तुम मैनेजर से लड़ गए, तो ऐसा नहीं अब मैनेजर कह देगा तू निकल जा। अब निकल गया तो 2 महीने ट्रेनिंग के पैसे भी मैंने तुम्हें दिए थे, अब 1 महीने इस काम के भी पैसे मैंने तुम्हें दिए। अब तुम निकल जाओगे तो मुझे दूसरे वर्कर को ढूंढना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा, फिर 2 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर काम कराना पड़ेगा। तो आपको क्या रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी निकाल रहे हो, किसी को भी ला रहे हो जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज वंस सेलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। एक कम से कम एक फिक्स्ड टेन्योर तक उसको आपको रखना चाहिए। लेबर टर्नओवर रेशियो शुड बी मिनिमाइज्ड। लेबर टर्नओवर रेशियो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट हाई होती है, आप उसे ट्रेनिंग देते देते पैसे देते हो, तो ट्रेनिंग कॉस्ट हाई हो गई आपकी, इसलिए। इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज इज नॉट अ गुड साइन। क्यों? क्या बोला मैंने, इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। अब मैंने इसको निकाला तो ये इसके दोस्त 1 महीने में 3 महीने में दोस्त बन गए थे, अब उसके अंदर भी डर लगा हुआ है कि ये तो मुझे कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो बाहर और जॉब ढूंढने लगी कि कहीं और निकालने, इनके निकालने से अच्छा है कि मैं ही जॉब ढूंढ के कहीं और चली जाऊँ, क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर कि वो लोग बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे काम करने के पर्पज से आई रहे कि ये तो कभी भी मुझे निकाल सकते हैं, तो मुझे कहीं और भी तो देखना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर निकाल दिया तो मैं 3 महीने तक जॉब भी ढूंढती रह जाऊंगी, तो फिर तब तो मेरा हो गया काम, है ना। क्योंकि जो सैलरी वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनका फिक्स होता है कि 7 तारीख को सैलरी आ रही है तो इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने पैसे यहाँ जाएंगे, कोई फिक्स वो होता है ना सब कुछ। तो अब वो ये सोचेंगे कि किसी और के निकालने से पहले मैं खुद निकल जाऊँ, तो इनसिक्योरिटी आपके एम्प्लॉयज के अंदर नहीं होनी चाहिए। 13 है आपका सेकेंड लास्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। सजेशन सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी देयर विद प्लान। इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने वर्कर से, अब मैंने क्या बोला था, जैसे हम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन पढ़ा कि सारे वो लेने के राइट किसके पास है, एक के पास है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि वो अपने वर्कर से भी पूछे, अगर वो कोई फॉर्म वो प्लान बना रहा है, कोई पॉलिसी बना रहा है, किसी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, तो सिर्फ टॉप लेवल वाले ही ना बैठे, वो मिडिल लेवल को भी बुला ले। क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो जिसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा है। तो इनिशिएटिव का क्या मतलब है, अपने वर्कर्स को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए उनको अपने प्लान्स और पॉलिसीज में लाना, और उनके जो विचार हैं, जो उनके थिंकिंग है, उसको सुनना कि क्या पता हमें जो दिमाग में हमारे दिमाग में नहीं आया उनके दिमाग से हमें मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इनिशिएटिव का मतलब बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, स्पिरिट वी आई रिप्लेस विद वी। ये इसका क्या है, मोटो। मैं नहीं हम, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम था कि ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ये मैनेजर के अंदर ये आ गया कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है तो इन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। ऐसा नहीं, लीडर के दिमाग में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, हम सबने मिलकर किया है वो काम। ठीक है, क्या है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिट। मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है। नेक्स्ट, मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, प्रमोट हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को साथ में मिला के, साथ में बिना लड़ाई झगड़े के शांति के साथ काम करना है। ठीक है, आपके 14 के 14 प्रिंसिपल हो गए हैं। कितने आपको याद है, ये आपको पता होना चाहिए, नाम के साथ हर चीज याद होनी चाहिए कि इस पे
क्यों? क्योंकि हमारे जो केस स्टडी आएगी उसमें लाइन है, आपको नाम तो नहीं पता उसमें लिखा होगा, तो आपको वो लाइन में पढ़ के याद आना चाहिए कि कौन से लाइन में क्या लिखा होगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, हेनरी के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है, और क्या एक और चीज हेनरी के बारे में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी फ्योल के बारे में, कि वो एक माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने 4 फंक्शंस बनाए थे स्टाफिंग को छोड़ के। ठीक है, पर आज हम क्या पढ़ेंगे, टेलर के बारे में। क्या? FW टेलर के बारे में। वो क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर। हेनरी फ्योल माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर आकाश टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, उनका लाइफ टाइम क्या था, 1856 से 1915 तक। ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, FW टेलर और हेनरी फ्योल की लाइफ स्पैन और क्या कि वो क्या थे, मैकेनिकल और माइनिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, टेलर के प्रिंसिपल्स को और क्या कहते हैं हम लोग, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। कितने थे वो, फ्योल के 14 थे और टेलर के सिर्फ 4 हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का मानना ये था कि सिर्फ एक बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का। ठीक है, रूल ऑफ थंब का मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह नहीं होता है साइंस। क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब किस तरीके से लिखा जाता है, ये 1 मिनट, मेरे पास ये रिटर्न नहीं होगा। किस तरीके से आपका लिखा हुआ है, साइंस टेलर को क्या लगता है कि सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, साइंस कोई खेल नहीं है। क्या नहीं है, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। क्या नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान और वो किया, इम्प्लीमेंट किया और आपने एक मेथड यूज किया एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, पर वो काम नहीं किया तो अब आप क्या कहोगे कि अच्छा ये काम नहीं किया, अब दूसरा वाला कर दिया। आपने ऐसे कर करके 3-4 मेथड यूज किए। तो टेलर क्या कहना चाहते हैं कि साइंस कोई बच्चों का खेल नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि एक मेथड आपका यूजफुल नहीं हुआ तो आप दूसरे मेथड पे चले जाओ और दूसरा यूज नहीं हुआ तो आप तीसरे पे चले जाओ। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है साइंस है ये, कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बाद क्या आता है आपका, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स डेवलप अ स्टैंडर्ड मेथड बाय इन्वेस्टिगेशन। कोई भी साइंटिफिक मेथड बनाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के साथ बनाया जाता है, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाया जाता है। अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है कि अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट निकल के आएगा, क्या हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं कि आप उसे यूज कर सकते हो, वो आर्ट के बेस पे बने हुए हैं, मतलब लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बने हुए नहीं। ये साइंटिफिक हैं, इन्वेस्टिगेटेड हैं, इनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आपके पास लाया गया है कि आप इसको यूज करोगे तो ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है। आपको बार बार दूसरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कोई मेथड लगाया वो यूज में नहीं आया तो आपकी कॉस्ट भी तो गई। आपने रॉ मटेरियल लगाया था, आपने लेबर को लाया था तो वो भी तो खराब हो गया ना आपका, तो टाइम तो गया ही गया, कॉस्ट भी आपकी ज्यादा लग गई। इसलिए टेलर क्या लेकर आए हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करती है, वो
प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर सब कुछ करके मेथड को यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, हितिका सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री, शी proposes to adopt logical approach to her business rather than hit and trial method। क्या किया, हितिका ने एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन की है और वो ये चाहती है कि वो लॉजिकल अप्रोच यूज करे, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करे। As this can result saving the human energy, इससे क्या होगा, ह्यूमन एनर्जी सेव होगी, एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल, और वेस्टेज ऑफ टाइम और मटेरियल भी नहीं होगा। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल दैट हितिका प्लान्स टू अप्लाई ऑन हर बिजनेस। आपको क्या बताना है, वो प्रिंसिपल बताना है जो हितिका ट्राई कर रही है अपने बिजनेस में लाने के लिए। तो आपको पता है क्या है ये, जहां पे आपका हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया, जहां पे लॉजिकल आ गया, आप क्या आंसर लिखोगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कि ये भी सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए, हार्मनी। हार्मनी मतलब शांति, सब एक साथ मिलके काम करें, ना कि कोई कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट मतलब तो पता है, डिस्कॉर्ड मतलब नहीं पता है, कंफ्लिक्ट मतलब पता है, लड़ाई चल रही है। मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए, हार्मनी, ना कि डिस्कॉर्ड, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या आता है आपका, टेलर एम्फेसाइज्ड कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। टेलर क्या चाहते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों में कंप्लीट हार्मनी रहे, कंप्लीट सब एक साथ मिलकर शांति के साथ बिना लड़े झगड़े काम करें। कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर, इट मीन्स दैट कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। क्या बोला गया है कि अगर कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका काम आसान तरीके से हो जाएगा, जो आपस में लोगों का एटीट्यूड है वो सुधर जाएगा। अब हार्मनी कैसे हम लोगों के अंदर ला सकते हैं, कैसे क्या करेंगे कि वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बताओ। बोनस, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रमोशन देना उनके क्या क्या, प्रॉफिट शेयर करना, जो तुमने क्या कहा, बोनस देना। हर बार मेरी माँ ही थोड़ी हो सकती है, कोई और भी तो हो सकता है ना। क्या क्या बोला मैंने कि वो, जैसे तुमने बोनस कहा, तो बोनस कब हम देते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब इसका एक ऑथोराइज नहीं क्या हो गया, प्रॉफिट शेयर करना अपना। अगर वर्कर्स ने अच्छा काम किया है तो प्रॉफिट शेयर कर लो, टीम स्पिरिट से हो सकता है अच्छा काम। दूसरा, अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो उससे भी हार्मनी रहेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज कोई गलत काम नहीं करेगा जिससे मैनेजमेंट उससे लड़े या उस पर चिल्ला दे तो एम्प्लॉय का मन ही दुखी हो गया कि अब मैं नहीं काम करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, सब चिल्लाते हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू, बाय प्रॉफिट शेयरिंग, बाय टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पढ़ाया था ना, डिसिप्लिन का मतलब कि जो एक दूसरे को प्रॉमिस किया है वो आप अच्छे तरीके से निभाना। हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, आपको दोनों में कोई परेशानी, कुछ नहीं, समझ में आ गया क्या क्या पढ़ा हमने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पे नहीं चलता है, इन्वेस्टिगेट होने के बाद आता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को साथ मिलकर हार्मनी में रहना है, ना कि डिस्कॉर्ड करके, मतलब लड़ाई झगड़े करके नहीं रहना है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि किसी एक इंसान।
ये कहीं और पढ़ा हुआ लग रहा है ना? कहाँ पढ़ा है? कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा है? बोलो नाम क्या है? सबऑर्डिनेशन और ठीक है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का क्या है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करे, आप किसी एक के पीछे ध्यान ना दें। और सेम हम लोगों ने प्रिंसिपल किसमें पढ़ा? हेनरी टेलर का, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल एज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दे तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होगा। कैसे? हम लोगों ने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में हार्मनी होनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करें। और कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहाँ पहुंच गया? एक बड़े लेवल पे पहुंच गया। ये पूरा कॉर्पोरेशन एक साथ होना चाहिए, किसी एक इंसान की वजह से इधर उधर ना, ठीक है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉर्पोरेशन। कंपटीशन को किससे रिप्लेस करें? कॉर्पोरेशन से। ऐसा नहीं कि तुम और मैं सेम लेवल पे काम करते हैं तो मेरे को इससे ज्यादा अच्छा काम करना है, मैं इसकी चुगली कर दूंगा, ये गलत काम कर रही है। ऐसा आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको साथ मिलकर टारगेट अचीव करना है, ना कि लड़ाई करके या कंपटीशन करके कि इससे अच्छा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे या मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा नहीं, उसे कंपटीशन नहीं, कॉर्पोरेशन, ठीक है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, काम का इक्वली वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम आकाश को मिल गया, मेरे पास कुछ नहीं करने को, है ना। आकाश लड़ने आ जाएगा कि सारा काम तो मुझे दे दिया, खुद कुछ नहीं कर रहे, है ना। Workers should not going for strike and making unreasonable demand। ये नहीं कि सारी मदद सिर्फ मैनेजमेंट करे, सारे प्रोमिसेस पूरे करने का वो मैनेजमेंट को नहीं है। वर्कर्स को भी चाहिए कि वो कोई अनरीजनेबल डिमांड ना करे। अनरीजनेबल डिमांड का मतलब ऐसी डिमांड जो फालतू है, जो कभी कॉर्पोरेट आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही नहीं कर सकता है, और इसके लिए आप स्ट्राइक पे जाकर बैठे हो, हम काम नहीं करेंगे, पहले हमारी डिमांड पूरी करो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैनेजमेंट तो आपका साथ दे रही है, तो वर्कर्स को भी क्या चाहिए कि आप अनरीजनेबल डिमांड ना करें। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आप अचानक से ये ना कह दें कि जब तक 25,000 नहीं दोगे मैं नहीं आऊंगा, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। सेम यहाँ पे आई रिप्लेस विद बी, ये कहाँ पढ़ा था हमने? आई रिप्लेस विद बी स्पिरिट डे क्रॉप्स के अंदर पढ़ा था। तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या करता है? आई को बी से रिप्लेस करता है, ठीक है। मुझे लगा मैंने उल्टा किया। इसका केस स्टडी कैसे आएगा? ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। ABC लिमिटेड क्या करती थी? प्रोड्यूस करती थी इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक गार्बेज से, ठीक है। देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क अमंग वर्कर्स। सारे काम को इक्वली बांटा गया था वर्कर्स में एंड मैनेजमेंट। ऑल द वर्कर्स आर कंसल्टेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। सारे वर्कर्स से कंसल्ट किया जाता था डिसीजन लेने से पहले। एंड वर्कर्स आर सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से वर्कर्स सेटिस्फाइड थे। तो आपको बताना है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर यूज है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। लास्ट है, थोड़ा सा बड़ी हेडिंग है। क्या हेडिंग है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और हेडिंग में बहुत कुछ आपको समझने को मिल गया है कि हर इंसान, इंग्लिश की हिंदी समझ में आती है? मैंने हेडिंग बोला, मैंने क्वेश्चन। हेडिंग में डेवलपमेंट के बाद सब डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान का डेवलपमेंट टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर इंसान की डेवलपमेंट करनी है हमें, उसकी ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी। ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी का मतलब जहां तक उसकी दिमाग और उसकी क्षमता है वहां तक उसको हम लोगों को डेवलप कर देना है। क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी सेलेक्टेड साइंटिफिकली।
हर इंसान को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है मैनेजमेंट को, ठीक है। इससे आप ही के तो काम में आसानी होगी अगर आप साइंटिफिकली सेलेक्ट करते हैं तो। वर्कर असाइन सूट हर कैपेबिलिटी, जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो आपकी कैपेबिलिटी को सूट करता है अच्छी तरीके से, तभी आपको चुना जाए। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो हमारे पास वर्कर नहीं है, इसको रख लेते हैं, सिखा देंगे काम या सीख जाएगा काम, ऐसा नहीं करना है। इससे आप ही के कॉस्ट ज्यादा होगा, आप ही का टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो जैसी उसकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसको आप काम असाइन करें। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग शुड बी गिवन, और जो ट्रेनिंग रिक्वायर है आपके काम के लिए वो ट्रेनिंग भी आपको देनी है। हवा में क्या दिख रहा है? Alamin ka sila. Pinta sila sinabi. Hindi tama din. ट्रेनिंग से क्या मदद मिलती है? इंक्रीज इफिशियंसी टू वर्कर, वर्कर की इफिशियंसी बढ़ती है। इफिशिएंट वर्कर हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वर्कर की इफिशियंसी बढ़ेगी तो वर्कर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग भी हर वर्कर की जरूरी है। ये आपके 4 प्रिंसिपल थे, साइंस, रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कॉर्पोरेशन, नॉन इंडिविजुअलिज्म, और चौथा क्या था? आकाश बताया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट efficiency and prosperity। तो एक और ट्विस्ट है इसमें कि टेलर ने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स ही नहीं दिए, टेक्निक्स भी दिए, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक्स भी पढ़नी है टेलर की। ये भी सिर्फ 7 ही हैं, ज्यादा नहीं है। 5 है। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे और टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। हम लोगों ने टेलर की टेक्निक्स नहीं पढ़ी थी। प्रिंसिपल में टेलर ने बताया कि कौन सा काम किस तरीके, मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब साइंस होना चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए तो उन्होंने बता दिया, कैसे करना है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें? टेक्निक्स में। क्या करना है? प्रिंसिपल है कि साइंस होना चाहिए, वो हार्मनी होनी चाहिए, और सब ये सब हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में पढ़ लिया। क्या करना है ना, कैसे करना है, अब ये भी तो बताएंगे ना कि कैसे करेंगे वो काम। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेक्निक्स पढ़ते हैं। सबसे पहली टेक्निक हमारी क्या है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर कहते हैं कि हमें अपने काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। काम को 2 पार्ट में, कौन सा? प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग करने वाले लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे काम करूंगा, और प्रोडक्शन करने वालों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे प्लानिंग करूंगा। इसलिए इन दोनों को अलग अलग कर दो। क्यों? क्योंकि उनका क्या मानना है कि सब कुछ क्या होना चाहिए? साइंटिफिक वे में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? प्लानिंग को अलग कर दिया और प्रोडक्शन को अलग कर दिया। प्लानिंग करने वाले लोग अलग रहेंगे और प्रोडक्शन करने वाले लोग अलग रहेंगे। इससे क्या होगा? आसानी से काम हो जाएगा। प्लानिंग वालों को प्रोडक्शन की चिंता नहीं, प्रोडक्शन वालों को प्लानिंग की चिंता नहीं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? 2 डिपार्टमेंट बनाए हैं, पहला प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर 4 बॉस रखे हैं, 4 क्लर्क रखे हैं, और प्रोडक्शन के अंदर 4 बॉस रखे हैं। इनका काम क्या क्या है? रूट क्लर्क का काम है रास्ता दिखाने का कि किस तरीके से जाके काम होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का इंस्ट्रक्शन देने का कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। रूट क्लर्क क्या करेगा? पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या देखेगा कि कितने टाइम में वो काम हो जाना चाहिए और कितने कॉस्ट में वो काम हो जाना चाहिए। और डिसिप्लिनरी का तो नाम से पता चल रहा है कि आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, ये काम डिसिप्लिनरी का देखेगा। रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम उसका है, ठीक है। ये हम लोगों के 4 बॉस।
रास्ता दिखाने, रूट से पता चल रहा है, रास्ता दिखाने का मतलब पहले ये फिर ये फिर ये। इंस्ट्रक्शन देना, किस तरीके से काम करना है, कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में काम होगा, और डिसिप्लिनरी का रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? स्पीड बॉस। वो क्या देखता है कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से हर वर्कर की आपकी स्पीड होनी चाहिए, उस स्पीड में आपको काम करना चाहिए। उसके बाद एक आता है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। रिपेयर बॉस का तो आपको नाम समझ में आ रहा है कि क्या, रिपेयर करने वाले जो टूल्स और मशीनरी को रिपेयर करते हैं। इंस्पेक्टर जो क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, तो ये दोनों उन्होंने क्या किए हैं, अलग अलग किए हैं। किस लिए किया है? ताकि काम आसानी से हो जाए, सिंप्लीफाई रहे आसानी से काम, और एक दूसरे के काम की टेंशन ना रहे। एक तरीके से ये डिवीजन ऑफ वर्क का स्टैंडर्ड फॉर्म है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है। काम को बांट ही तो रखा है कि किसको क्या करना है, तो ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप है। ठीक है, देखिए बहुत क्या है। कहाँ गया इसमें? प्लीज 4% ऑफ गैंग बॉस का क्या काम होता है? गैंग बॉस का काम होता है आपके एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क को देखना, ये देखना कि काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसा कहा गया था उस हिसाब से किया गया है या नहीं किया गया है, और सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये काम आपके गैंग बॉस का है। ठीक है, ये हो गई आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप पूरी। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। आया तो ये एक टेक्निक में है दोनों, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पर दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। क्या है दूसरा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी को क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ साइज का और अलग अलग चीजों के अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए। अब मान लो कि तुम्हें कोई किसी कंपनी का कुछ, जैसे किसी कुरकुरे का एग्जाम्पल लेते हैं, टेढ़े मेढ़े का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तुम लोग खाते हो, तुमने पहली बार खरीदा, तुमने खाया, अच्छा लगा है, और दूसरी बार खरीदा तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आ रहा है, तो तुम दोबारा खरीदोगे नहीं ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है, जैसी क्वालिटी पहले थी वैसी नहीं आई है, या फिर साइज छोटा हो गया है पैकेट का, या जैसा पहले मिलता था उस तरीके का नहीं मिल रहा है, तो अब कब निकलते हैं कुरकुरे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। क्या? ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी, अपने साइज, अपने कलर का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर ले, ताकि जो कस्टमर आपके सामान को खरीदना चाहते हैं वो आसानी से खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर खरीद सके। जैसे किसी चीज का एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे रिमोट में बैटरी लगती है? तो आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आप दुकान से जाओगे, कहोगे बैटरी दे दो, वो आपने कहा पतली वाली दे दो, मोटी वाली दे दो, और वो हर उसमें लग जाती है। हर कंपनी बनाती है सेम स्टैंडर्ड सेम साइज का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हर जगह यूज में आ जाएगी। तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आप किसी भी कंपनी का बैटरी खरीदो, वो आपके रिमोट में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन से आपको क्या पता चला कि आपको हर चीज की एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। कई बार शू साइज का एग्जांपल ले लो। एक होता है ना कि एक नॉर्मल शू साइज होता है कि अगर इस एज ग्रुप के लोग हैं तो उनमें यही साइज आएगा शू का, है ना? नॉर्मली यही होता है कि अगर लड़के 16-17 के हैं तो इस एज का इस नंबर का शू ही उनके अंदर आएगा, 7 नंबर 8 नंबर जो भी हमारे यहाँ होता है। ठीक है, और इससे आपको क्या हेल्प मिल जाएगी
रहेगी कि आसानी से आपका काम हो जाएगा, लोगों को आपके ऊपर विश्वास रहेगा, उनको पता है कि आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के आएंगे, जैसा आपने पहले खरीदा था वैसा ही मिलेगा आपको। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? काम को एकदम सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई मतलब कहने का ये नहीं कि जैसे बांट के सिंप्लीफाई करने वाला, वो वाला नहीं, वो तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। सिंप्लीफाई का मतलब आपकी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं पर फायदा आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट से हो रहा है, तो बाकी सब बंद कर दो। जिससे फायदा हो रहा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपके टाइम, आपके कॉस्ट की वेस्टेज हुई इससे। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जिससे फायदा नहीं हो रहा है उस चीज को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, और जिनका फायदा हो रहा है वो काम करो। ठीक है? क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफिकेशन एम टू एलिमिनेट इन अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी अननेसेसरी हमने इधर उधर रायता फैलाया हुआ है कि ये भी बना लेते हैं वो भी बना लेते हो, सब हटा दो। जो भी आपके टाइम और एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं उन सबको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करना मतलब हटा दो। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका मेथड स्टडी। नेक्स्ट मेथड है ना, हमारा वर्ग है, फिर तो हम ऐसे जैसा तुम्हारे में वैसा पढ़ते हैं। क्या है? हेडिंग क्या है आप लोगों की 3rd नंबर की? वर्क स्टडी। 2 नहीं है, 3 4 क्या क्या है? मेथड, आगे मोशन, टाइम। आई होप इतना बुरा नहीं लिखा कि समझ में ना आए। ठंड की वजह से आपकी बातें हो चुकी तो हम आगे बढ़ते हैं। बातें करी ना, बातें करना नहीं वेट करें और याद रखना कि रिकॉर्डिंग हो रही है सही। ये बंद है। इधर हो रही है ना, उधर नहीं दिख रही है, उधर रिकॉर्डिंग नहीं होती, उधर दिख रहा है बस। चल, वर्क स्टडी के अंदर आपकी 4 स्टडी आती है, मोशन, फैटिग्यू, टाइम और मेथड। ठीक है? वर्क स्टडी का मतलब क्या है? हमारे टेलर साइंटिस्ट का भरोसा है कि हमें अपने काम की स्टडी करनी चाहिए। काम की स्टडी किस तरीके से होगी? इन 4 मेथड से होगी। काम की स्टडी मतलब कैसे काम करवाना है अपने वर्कर से, इस चीज की स्टडी। सबसे पहला मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर क्या आता है कि जो मेथड इन्वेस्टिगेटेड है उस मेथड को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया जाए। क्यों? और ज्यादा से ज्यादा ये यूज करें क्या? साइंटिफिक मेथड। कौन सा यूज करना है? साइंटिफिक, जो इन्वेस्टिगेटेड है, जो पहले से यूज करके स्टडी करके आया हुआ है आपके पास, वो मेथड आपको यूज करने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप जैसा पुट करो वैसा आपका आउटकम निकल कर आए। ठीक है? इसके बाद इससे क्या होगा? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। इससे क्या फायदा है कि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होकर क्वालिटी अच्छी होगी और आपके जो वर्कर, जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। रुक जाओ, मैं बना रहे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का क्या मतलब है? मोशन स्टडी के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो आपकी अननेसेसरी मोशन है उसको खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अननेसेसरी मोशन क्या होगा
कि आप यहाँ पे काम करते हो, पर अगर आपको वॉशरूम जाना है या कहीं जाना है तो आपको 10 मिनट रास्ता तय करके, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 मिनट जाने के बाद आपको कहीं वॉशरूम मिल रहा है, तो 10 मिनट का काम तो आपका खराब हो गया ना मोशन स्टडी में। तो ये आपको देखना है। तो इससे क्या होगा आपके हेल्थ, कि अगर आपके आसपास कहीं वॉशरूम होता तो आपको 5 मिनट का काम था, आप आ सकते थे, पर आप 10 मिनट दूर चल के ही जा रहे हो, फिर आओगे वापस तो 20-25 मिनट का काम खत्म। मोशन स्टडी क्या करता है कि मटेरियल अरेंज करने के लिए या फिर घूम फिर के टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपकी अननेसेसरी मोशन को रोकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मोशन विच आर प्रोडक्टिव। मोशन ऐसे होने चाहिए जो प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं कि घूम रहे हो आप इधर से उधर, आपको रास्ता ही नहीं पता है कहाँ जाना है क्या करना है, ठीक है। तो मोशन ऐसा करो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। जैसे कि अब रोज अगर मुझे यहीं पे ये लगा हुआ मिल जाता तो मुझे वापस आके फिर वापस जाने की और फिर लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती ना, अननेसेसरी मोशन है ना। 1 सेकंड वेस्ट जितना भी मतलब एग्जाम्पल, हाँ ऑर्डर का मतलब होता है कि सही इंसान और सही सामान सही जगह पर होना चाहिए। मोशन का होता है कि अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो और मनी भी हो सकता। यदि आप डायरेक्ट मॉर्निंग की पढ़ाई पढ़ाते सब पढ़ाऊंगे भाई, तो जरूरी है कि जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ाओ, जैसे आपके बुक में लाइन वाइज वैसे पढ़ा। मुझे ऐसा लगा मैं 2 मिनट पट्टी ऊपर की मुझे लगा दीजिए पट्टी पढ़ा दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम स्टडी। चलो टाइम स्टडी के अंदर नॉर्मल है कि आपकी स्टडी की जाती है कि एक काम को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है लेबर को, फिर वो आपके एक फिक्स्ड क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। जैसे कि एक लेबर को काम करने में नॉर्मल 5 मिनट में 10 मिनट में वो एक प्रोडक्ट बना देता है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड टाइम सेट हो चुका है। कोई भी वर्कर आए तो उससे कम पे चल जाएगा, पर उससे ज्यादा पे हो गया तो इसका मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा है, वर्कर इफिशिएंट नहीं है। अगर उसने 10 की जगह 15 मिनट ले लिया, इसका मतलब वो वर्कर इफिशिएंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया गया है कि 10 मिनट में ये प्रोडक्ट बन सकता है, अगर एक इंसान अच्छी तरीके से दिल लगा के दिमाग लगा के काम करेगा, ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या है? इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी आपको क्या बताती है? एक स्टैंडर्ड टाइम किसी जॉब को करने का, ठीक है। लास्ट जो आकाश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्या है इसका नाम? फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का क्या मतलब है? इंटरवल। अब मान लो कि मैं काम कर रही हूँ, सुबह 9 बजे आई, मैंने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे आराम से काम कर लिए, उसके बाद ना मैं थोड़ी स्लो हो गई। तो ऐसे टाइम को स्टडी करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, 10-10 मिनट का 20-20 मिनट का ब्रेक कर देती है। कहते हैं टी ब्रेक हो गया, चाय आ रही है, चाय पी लो, हाँ वो इसी के साथ ऐसे ब्रेक हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उतनी देर उनको आराम मिल गया, 10 मिनट के लिए टी ब्रेक हो, उसने चाय पी, तब तक उसका दिमाग ठंडा हो गया, ठीक होगा, फिर उसी इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो फैटिग स्टडी क्या बताती है कि एक वर्कर हमारा कितनी देर तक इफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद अगर वो स्लो हो रहा है तो उसको कोई इंटरवल दे दो, कोई ब्रेक दे दो, जिसके बाद फिर वो उतने घंटे आसानी से काम कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में 4-4 बार चाय बंटवाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो 11 बजे के आसपास चाय आ गई, फिर उसके बाद इंटरवल हो गया, उसके बाद शाम को चाय आ गई, फिर आप घर चले जाए, तो 2-3 बार ऐसे इंटरवल देने से वर्कर्स की इफिशियंसी भी बनी रहती है, वो अपने आप को लो नहीं महसूस करते। अब तुम्हें पता, तुम्हें एक ही साथ पढ़ते रह जाओ, तब तो तुम आधे नींद में पढ़ोगे, आधे वैसे पढ़ोगे, तो इसलिए कहा जाता है कि बीच में 10 मिनट 15 मिनट रुक जाओ, फोन चला लो, घूम लो, ये भी सही है। तो 15 मिनट स्टडी के बाद क्या लिखा है? फैटिग स्टडी seeks to determine the amount of frequency of rest interval in completing a task. बोला इंग्लिश में। हाँ,
Fatigue study seeks to determine the amount and frequency for of rest intervals in completing a task. एक टास्क को कंप्लीट करने में कितने अमाउंट की कितने फ्रीक्वेंसी की रेस्ट की जरूरत है आपको, उसको हम लोग फैटिग स्टडी बोलते हैं। लास्ट क्या है आपका डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। ये सारा पढ़ा दो। हाँ ये मेरे बस एक लास्ट है। एग्जाम में क्या है? एनसीईआरटी क्या? नहीं आगे तो तुम्हारे तो नहीं हुआ है ना? इसमें है नहीं तो बहुत एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, जो एनसीईआरटी वरना मैं पढ़ा दूंगी। ये बता मुझसे सबसे एक्सपीरियंस वाला मैंने पूछा इक्विटी क्या होता है? और तुम तो पढ़ के रहते हो। अरे क्योंकि मतलब मेल फीमेल में वो नहीं रहते, इनइक्वालिटी नहीं होती कि मेल फीमेल को ज्यादा सैलरी और मेल को कम देते या मेल को ज्यादा देते। टीचर मेरी बाप बेटा क्या होता है एक्ट ऑफ यमन तो कुछ याद था। गवर्नमेंट का अलाउ क्या है कि बच्चे के स्कूल 10 बजे से बात करोगे तो कौन सा एनवायरनमेंट है? कौन सा एनवायरनमेंट? मतलब सोशल लीगल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल। ये सोशल है ना? गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि बच्चों के स्टार्टिंग में बच्चों के स्कूल 10 बजे के बाद ही तो सोशल और पॉलिटिकल दोनों के अंदर है, पर ये ज्यादातर मेरे हिसाब से सोशल है। क्योंकि तुम्हारे फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए किया गया ना, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है क्या? तो इसीलिए तो कहा मैंने कि पॉलिटिकल और सोशल दोनों है, पर ज्यादा सोशल है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है जैसे क्या है लीगल। ये पूछा गया था कि कौन से तुम्हें कौन से पेपर याद है? आई नो तुम्हारा भी हुआ है। नहीं करते बिना तो क्या किसी को बंद करना है। लास्ट डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, इसके अंदर क्या आता है आपका कि टेलर क्या चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनको इफिशिएंट और इनएफिशिएंट में बांटे। अभी मैंने ये टाइम पढ़ाया था ना तुम्हें कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट है कि 10 मिनट का टाइम लगा, पर अगर कोई वर्कर 15 में बना रहा है उसको और कोई 7 में बना रहा है, तो अब तुम दोनों को अगर सेम सैलरी दोगे तब तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ये इफिशिएंट है, ये इफिशिएंट और ये इनएफिशिएंट है। तो टेलर क्या चाहते हैं कि जो इफिशिएंट वर्कर हैं उनको क्या किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए। इसलिए उन्होंने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम निकाला कि आप जितने पीस बनाओगे उतने उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 मिनट में प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये इससे कम प्रोडक्ट बनाएगा, पर एट द एंड ऑफ द डे हम इसको भी 300 इसको भी 300 दे रहे हैं, तो उसके साथ नाइंसाफी है। इसलिए डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब ये है कि टेलर ये चाहते हैं कि इफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को वो आइडेंटिफाई करें और जो इफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड दें और जो प्रोडक्ट पीस बेस्ड सिस्टम के हिसाब से दे। पीस बेस्ड सिस्टम मतलब एक प्रोडक्ट बनाया तो उसके पैसे आप लेके जाओ, दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो उसके पैसे लेकर जाओ। नॉर्मली ये बहुत जगह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम भी चलता है। एक प्रोडक्ट हाँ, और घर वगैरह में भी बहुत लोगों के पास आते हैं, जैसे कि जो घर की औरतें होती हैं ना, उनसे काम करवाने के लिए वो प्रोडक्ट दे के जाते हैं। आप अगर एक दिन में जितने बनाओगे उतने के पैसे आपको वो दे के चले जाते हैं। ठीक है, कढ़ाई करवाते हैं वो अलग चीज हो गई, वो तो टेलर का काम हो गया ना। तो मिलता तो उनपे भी है ना एक प्रोडक्ट जितना। हाँ, कि मतलब पर पीस पे पर लोगे वो वैसे ही। तो जैसे तुमको समझ में आ जाए, पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब एक पीस के हिसाब से। ठीक है। ठीक है।